Hi everyone, I'm your Aditya sir, welcoming again on this Udit Pharmacy YouTube channel। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। डी फार्म सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का आज हम पार्ट 7 लेके आए हैं, 7वां भाग लेके आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी कवर कर रहे हैं। ओके, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बच्चे देख रहे हैं, कमेंट में टेंशन ले रहे हैं कि सर कैसे पढ़े, क्या चीजें हैं। इसको बस एक बार सही निगाह से देखना है। जब आप सोते हैं रात में तो इसको एक बार लेक्चर को देखिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको बस बहुत ज्यादा टाइम इस चैप्टर पे या इस सिलेबस पे नहीं देना है। ऑलरेडी सारे एनवायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, बेसिक बेसिक चीजें समझना है, अपने लैंग्वेज में भी लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से पढ़ के यहीं से लिखिए, अपने लैंग्वेज में समझिए उसको, सारी चीजें क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, रेन एसिड क्या होता है, सारी चीजें तो बहुत आसान है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बस मीनिंग समझना है, इसका मतलब क्या है, आराम से अपने तरीके से लिखना है तो बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए। पहले देखने कुछ बच्चे डरे होते हैं, एकदम रोने लगते हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल घबराने की बात है ही नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए। तो आज इसका हम पार्ट 7 लेके आए हैं, बहुत ज्यादा इसका लेक्चर भी नहीं बचा है। देखिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल वाली चीजें जो हैं, अभी देखिए आप पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन आप पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में, उसके क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब और भी पॉल्यूशन को बहुत सारे पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जैसे ही आपका कवर हो जाएगा आज या कल के लेक्चर में, उसके बाद फिर हम डिजास्टर वाली चीजें स्टार्ट करेंगे, मतलब आपदा वाली। वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहां पे क्या है कि वहां पे अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आ रहा है तो कैसे बचा जाए, एनडीआरएफ की टीम, उसका क्या अधिनियम है, क्या एक्ट है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बहुत सारे इजी है, 20 नंबर खाली इसमें लेके आने हैं, आराम से आ जाएंगे। बस आपको जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइए, आराम से आप कहानी को लिख ले जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज पार्ट 7 में कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं, आइए कवर करते हैं। ओके, तो आज जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है, ठीक है। गिव डिटेल्स अबाउट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि गिव डिटेल अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं और आपके एग्जाम में शायद बीटीई यूपी 2023 में आ चुका है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, पर्यावरण क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1986, ठीक है। और वायु प्रदूषण कंट्रोल, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा कह रहे हैं टफ है और समझने को समझ जाइएगा आप, कोशिश करिएगा हेडिंग वगैरह इंग्लिश में लिखिए। वायु प्रदूषण कंट्रोल मतलब नियंत्रण होता है, एक मतलब अधिनियम, तो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, 1981 यही आपको पढ़ना है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसको पढ़ना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, ये क्या चीज है, इसका क्या उद्देश्य है, बस यही लिखना है आपको, ठीक है। क्या है इसका उद्देश्य, क्या था, नाम से पता चल रहा है इसमें कि आपका जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट, हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने का कोई अधिनियम लाया गया है, कोई एक्ट लाया गया है भारत सरकार के द्वारा। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट मतलब वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कोई अधिनियम लाया गया है, कोई एक्ट लाया गया है, वही बात है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसको समझेंगे। और एक्सप्लेन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसको एनजीटी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, इसको भी आइए चलिए कवर करते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिनियम बोलते हैं या न्यायाधिकरण बोलते हैं, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिनियम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। न्यायाधिकरण होता है, ट्राइब्यूनल मतलब शायद न्यायाधिकरण होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो आपके क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस करके मत जाइएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, उसके बाद एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट को देखेंगे, ठीक। चलिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये एक्ट क्या कह रहा है, ये अधिनियम क्या कह रहा है कि द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था। आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984,
आपको पता है ना भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है, गैस वाला जो एक कह सकते हैं ना कि बहुत बड़ा डिजास्टर था, आपदा था, ठीक है। आपको पता है ना कि वहां पे भोपाल में गैस रिलीज हुआ था जिसका नाम था MIC, ठीक है, मिसाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, सॉरी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये ऐसा गैस था जो लीक हुआ था, पूरे मतलब भोपाल में सबकी हालत खराब हो गई थी, सांसें तक नहीं ली जा रही थी, ठीक है, ऐसे गैस लीक हुआ था इंडस्ट्री में। ओके, तो इसकी कहानी आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड है और रियल कहानी है, ठीक है, रियल स्टोरी है और रियल घटना है ये, ठीक है, स्टोरी नहीं रियल घटना है, तो इसको देखिएगा, ठीक है। इसमें मूवी भी आ गई है, मूवी भी देखिएगा। तो इसके बाद जब ये जहां भोपाल में जो ट्रेजेडी हुआ, ठीक है, जिस तरह की वहां आपदा हुई 1984 में, उसके बाद भारत सरकार द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया 1986 में, ठीक है। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन हिस्ट्री, ठीक है, मतलब पूरे मतलब कहते हैं वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर हिस्ट्री, पूरे इतिहास में सबसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर, मतलब जो इंडस्ट्री में जो आपदा है, डिजास्टर मतलब आपदा होता है, ये मतलब कह सकते हैं सबसे खराब, ठीक है, सबसे खराब ये इंडस्ट्रियल आपदा था पूरे इतिहास में, ठीक है, बहुत ही खतरनाक था। दिस एक्ट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क एंड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ये जो अधिनियम है ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्शन, किसका? इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण के इंप्रूव करने के लिए, उसके सुधार करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको फ्रेमवर्क, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ये अधिनियम कहीं ना कहीं अपने आप को बताता है, समझ में आया? एंड एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन एयर, वाटर एंड लैंड, ठीक है। और इम्पावर मतलब सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्त बनाता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, जो आपके केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट ले सके एक्शन टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन एयर, हमारे हवा में, वायु में जो पॉल्यूशन है उसको नियंत्रण कर सके, उसके लिए एक्शन ले सके। वाटर पे या लैंड पे हमारे, ठीक है, वाटर हो गया या हमारी जमीन हो गई, भूमि हो गई, यहाँ पे अगर कोई चीज प्रदूषण हो रहा है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सके? उसको कंट्रोल कर सके। यही सारी चीजें हैं, इसीलिए लाया गया है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा ये पारित किया गया था। कब? भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के बाद, ठीक है। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी था, ये वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, इंडस्ट्री में सबसे खतरनाक आपदा था, ठीक है, और पूरे इतिहास में सभी लोग जानते हैं इसको, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ये जो अधिनियम है इसका मेन उद्देश्य यही था कि अपने वातावरण को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे इसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे क्या इसका फ्रेमवर्क बनाया जाए, यही इसका मेन मोटिव था, ठीक है। एंड एम्पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को सशक्त बनाया जाए कि वो एक्शन ले सके। आप जो प्रदूषण फैला रहे हैं तो उसको कोई कार्यवाही कर सके, एक्शन ले सके, इसलिए अधिनियम बनाया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट ले सके एक्शन टू कंट्रोल पॉल्यूशन, ठीक है, मतलब जो वायु प्रदूषण है या फिर जल प्रदूषण है या आपका, ठीक है, मिट्टी प्रदूषण है, सबको क्या करे? कंट्रोल कर सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो आइए समझते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट करना मतलब उसको सुरक्षा करना, ठीक है, उसको सुधार करना, इंप्रूव करना, क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण की क्वालिटी, गुणवत्ता को क्या करना? प्रोटेक्ट करना और सुधार करना। जैसे आपके एयर हो गए, वाटर हो गए, लैंड हो गए, ठीक है, इनको क्या करना? इनको सुरक्षा प्रदान करना, इनको कहीं ना कहीं सुरक्षित बनाना, इनकी गुणवत्ता को क्या करना? इंप्रूव करना। ओके, टू कंट्रोल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, नियंत्रण करना और पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, कम करना, फ्रॉम इंडस्ट्रीज से एंड अदर सोर्सेज, जो अन्य सोर्सेस है, अन्य स्रोत है या फिर इंडस्ट्री वगैरह है, वहां से पॉल्यूशन को नियंत्रण करना और कंट्रोल करना, यही इस अधिनियम का उद्देश्य है। टू रेगुलेट द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस, टू रेगुलेट द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस, जो हैजार्डस सब्सटेंस है, हैजार्डस मतलब होता है डेंजरस, ठीक है, डेंजरस, ठीक है, जो डेंजरस सब्सटेंस है, ठीक है, जो डेंजरस, जो खतरनाक सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, दूषित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रेगुलेट करना, उनको नियंत्रण करना। ओके, तो एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो एम्पावर मतलब सशक्त बनाना किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, जो केंद्र सरकार है उनको, कि वो एक्शन ले सके, आवश्यकता अनुसार एक्शन ले सके, ठीक, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ उद्देश्य थे आपके, सिंपल है, एकदम इजी है, आराम से याद कर सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986,
ठीक है, आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा सारी चीजें कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, इन्वायरमेंटल का प्रोटेक्शन, नाम से पता चल रहा है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये भारत सरकार द्वारा जब भोपाल ट्रेजेडी हो गया था उसके बाद पारित किया गया 1986 ईस्वी में। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट रखा जाए, कैसे उसको सेफ बनाया जाए, कैसे उसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। ओके, उद्देश्य जो था ये भी आप पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, एग्जाम में आएगा, काफी इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, इसमें दो क्वेश्चन पूछा था ना, एक आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पूछा था, दूसरा आपका एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट पूछा था। आइए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। ठीक है, मतलब कह सकते हैं प्रिवेंशन मतलब रोकथाम होता है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, और पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। प्रदूषण का रोकथाम और उसको नियंत्रण कैसे करें, किसका, वायु का। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो आपके एयर है, वायु है, उसको कैसे रोका जाए, उसके प्रदूषण को कैसे रोका जाए, कैसे उसे नियंत्रण किया जाए, उसका क्या अधिनियम आया 1981 ईस्वी में। आइए इसको समझते हैं, फिर इसके हम उद्देश्य को समझते हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, ये भी बहुत आसान है कि एयर पोल्यूशन, कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन, हमको जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण को कहीं ना कहीं रोकना है। कैसे रोकना है? द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। देखिए यहाँ पे ए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन कभी कभी पेपर में लिखा हुआ आ जाएगा, एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया था एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। ठीक है, हो सकता है आपके पेपर में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट दिया जाए। ठीक है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। ओके, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंशन, एयर के बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, मतलब इसे रोकथाम और उसे नियंत्रण किया जाए, कैसे किया जाए पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को, इसका जो अधिनियम है। तो जो आपका एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, ठीक है, 1981 में वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, भारत मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट है वहां से पास हुआ था, टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, टू प्रोवाइड करने के लिए, किसके लिए, प्रिवेंशन, रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए एयर पॉल्यूशन को। सिंपल है, जो वायु प्रदूषण हो उसको नियंत्रण करने के लिए, उसके रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं इस अधिनियम को लाया गया था। दिस एक्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस एक्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड, यह एक्ट जो है प्रभावित, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित। ठीक है, दिस एक्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, यह एक्ट जो है, यह अधिनियम जो है प्रभावित हुआ था किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन, एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक सम्मेलन हुआ, उससे प्रभावित हुआ था, ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट पे एक क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उससे ये अधिनियम क्या हुआ, क्या प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंस्ड हुआ। जिसको कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोल्म। स्टॉकहोल्म एक जगह है, 1972 में स्टॉकहोल्म में, एक जो कि यूनाइटेड नेशन में पड़ता है, ये एक तरह का ह्यूमन एनवायरनमेंट का सम्मेलन हुआ, जिससे क्या हुआ, इस अधिनियम जो आया एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ये इससे क्या हुआ, प्रभावित हुआ। ठीक है, वेयर कंट्रीज, जहां कंट्री रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, जिससे क्या होता है, पूरे देश क्या है, पहचान रहा है कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी कितनी जरूरत है। ओके, मतलब कि क्या है, जो आपका स्टॉकहोल्म है, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट एक सम्मेलन हुआ, उसी से ये प्रभावित किया गया एक्ट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। ठीक है, अब इसमें जो है कि सभी जितने देश वाले हैं अच्छे से पहचान सके कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको कितनी जरूरत है, कितना आवश्यकता है। ठीक है, बस यही है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है इस कंट्रोल एक्ट का, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। ठीक है, मतलब वायु प्रदूषण को क्या करना, रोकना, उसे नियंत्रण करना। टू मेंटेन एंड रिस्टोर एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी जो वायु की क्वालिटी है उसे जैसे रिस्टोर किया जाए, मेंटेन कैसे किया जाए, इसको कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो मेंटेन करना, रिस्टोर करना किसको, एयर क्वालिटी को। तो इस्टेब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। ठीक है, दोनों मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों जगह पे आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए हैं। सेंट्रल में सेंट्रल जो देखता है वो दोनों को देखता है, सॉरी वो स्टेट को भी देखता है, और स्टेट जो होता है वो सेंट्रल को फॉलो करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश देती है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में क्या होते हैं, देखते हैं। ठीक है, टू गिव पावर टू डीज बोर्ड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, टू गिव पावर, इन्हें पावर दिया गया है, इन्हें शक्ति दिया गया है, दी इन बोर्ड को, जो आपके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्हें शक्ति दिया गया है मॉनिटर मतलब ट्रैक करने के लिए, या फिर उन्हें नियंत्रण करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन आखिर आ कहाँ रहा है, ऐसे आ कहाँ से रहा है, इसके स्रोत क्या है, फैक्ट्रीज से आ रहा है, व्हीकल से आ रहा है। तो कोई भी फैक्ट्रीज जहां से पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये इतना पावर तो उन लोग को है कि ये क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री को बंद करा सकते हैं। आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, इनके पास इतना पावर है कि यहाँ पे आपकी फैक्ट्री वगैरह कितने भी आप करोड़ों कमा रहे हैं, बंद करवा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन होता कहाँ है यार रियल में, रियल में तो पैसे अगर दे दो सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो सारी चीजें इतना जितना लिखा है अगर फॉलो होने लगता है तो शायद और खूबसूरत होता हमारा, जहाँ पे आप रह रहे हैं, चाहे भोपाल में रह रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे बिहार में रह रहे हैं, चाहे झारखंड में रह रहे हैं, चाहे कोई छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, हर जगह, चाहे पंजाब में रह रहे हैं, सब आपका बहुत अच्छा होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका बस यही क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। डिटेल अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, यही दोनों क्वेश्चन थे। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका उद्देश्य क्या था समझ में आया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। इसके उद्देश्य को समझा दीजिएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, कुछ भी टफ नहीं है। दूसरा आपका एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण, वायु, ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्या था, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट था ना, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अजीब है कि वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए, उसके लिए अधिनियम लाया गया इंडियन पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, ये एक्ट मतलब क्या प्रभावित कर, कहाँ से प्रभावित हुआ था, जो स्टॉकहोल्म यूनाइटेड नेशंस है, यहाँ एक सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, इसी से ये एक्ट प्रभावित होके, इसी से ये प्रभावित होके एक लाया, अधिनियम आया जिसका नाम था एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट या फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है, बस क्या करना है, जो बाकी कंट्री है और देश है, जहाँ के देश है जो हैं, पहचान पाए कि सच में या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। ठीक हो गया, चलिए इसके उद्देश्य भी आप देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय हरित, इसका क्या नाम होगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण शायद बोलते हैं इसको। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी, क्या बोलते हैं, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित ट्राइब्यूनल। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। ओके, चलिए करते हैं, देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, एनजीटी क्या है, द एनजीटी इज ए लीगल बॉडी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा। ये क्या है, एक तरह का लीगल बॉडी है, कह सकते हैं कि कानूनी निकाय। ठीक है, हम कह सकते हैं कानूनी निकाय है। ठीक है, जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एक तरह की लीगल बॉडी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कानूनी निकाय है भारत सरकार द्वारा, एक तरह का नियम कानूनी निकाय बनाया गया। ठीक है, इन 2010 में। ओके, अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। ठीक है, किसके एक्ट का अधिनियम, किसके मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। ठीक है, जो आपका क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। तो ठीक है, राष्ट्रीय हरित, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो अधिनियम लाया गया, इसके अकॉर्डिंग क्या गया, एक एक्ट बनाया गया। ठीक है, जो कि भारत सरकार द्वारा था। इसका क्या उद्देश्य था, क्यों लाया गया है, आइए देखते हैं। ओके, एक मिनट कॉल आ रहा है। कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बस क्लास के बाद कॉल करते हैं। जी जी, चलिए। क्या था, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल था ना। द एनजीटी इज ए लीगल बॉडी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनजीटी है लीगल बॉडी है, जो कि फॉर्म किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2010 में। ठीक है, किस नियम के, किस अधिनियम के अकॉर्डिंग, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के अकॉर्डिंग 2010 में। ठीक है, इट इज मीन्ड, इसका क्या मतलब था, टू हैंडल केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इट मतलब कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो केसेस वगैरह, जहां जैसे कि क्या है कि बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो रही है, इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं गंदा किया जा रहा है, तो उसके लिए केसेस, उसके लिए एक्शन कैसे लिया जाए, कुछ तो अधिनियम होना चाहिए। तो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसको और स्ट्रांग बनाया गया। ठीक है, इसका मतलब है तो हैंडल करना केसेस रिलेटेड, केसेस, ठीक है, जो भी केसेस हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन, पर्यावरण के बचाव के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए, एंड कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एंड कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी आपके प्राकृतिक स्रोत हैं या जंगल हैं, ठीक है, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से उनको कन्वर्सेशन किया जाए, ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, न्यायाधिकरण को लाया गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पर्पज क्या था एनजीटी का, पर्पज क्या था, तो फास्ट एंड इफेक्टिव जस्टिस इन एनवायरमेंट केसेस, फास्ट एंड इफेक्टिव जस्टिस इन इन्वायरमेंट केसेस। ठीक है, अब ये क्या है, फास्ट एंड इफेक्टिव, काफी तेज और काफी इफेक्टिव, प्रभावशाली न्याय मिलता है इन्वायरमेंटल केसेस से। ठीक है,
रिड्यूस द बर्डन ऑन नॉर्मल कोड, ठीक है, रिड्यूस द बर्डन ऑन नॉर्मल कोड, जो नॉर्मल कोड होते हैं उनके बर्डन को भी कम से कम किया गया, ठीक है, कोर्ट वगैरह में जो नॉर्मल कोर्ट होते हैं उसके बर्डन को कम किया गया, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। इंश्योर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, सुनिश्चित करना स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेशन मतलब परिपालन, ठीक है, परिपालन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, जो भी एनवायरमेंटल लॉ बनाए गए हैं, एनवायरमेंटल के कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उनका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेशन, ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट तरीके से परिपालन किया जाए, ये सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। समझ में आया? इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, आप लोग जानते हैं ना, कहते हैं स्ट्रिक्ट हो गया, और इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है परिपालन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। ओके, पावर ऑफ एनजीटी, एनजीटी की पावर की बात करें तो इट कैन पेनलाइज, ठीक है, पॉल्यूटर्स, पॉल्यूटर्स मतलब जो गंदगी फैला रहा था, ठीक है, आप जो चीज काम करते हैं जिससे एनवायरमेंट हमारा गंदा होता है उसे पॉल्यूटर्स कहते हैं, तो आप पॉल्यूटर्स हो जाएंगे, ठीक है। पॉल्यूटर्स मतलब कि जो भी गंदगी फैला रहा है, जो भी मतलब धुआं वगैरह केमिकल्स वगैरह रिलीज कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट गंदा हो रहा है, तो इस पर पेनाल्टी लग सकता है, फाइन या पनिशमेंट, या तो पैसे देने पड़ सकते हैं जुर्माना, या तो पनिशमेंट मिल सकता है। इट कैन स्टॉप कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज दैट हार्म द एनवायरमेंट, इतना पावर है एनजीटी को कि क्या कर सकता है कि कंस्ट्रक्शन को रोक सकता है, ठीक है। इट कैन स्टॉप कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन कोई ऐसी चीज बन रही जिससे पर्यावरण को क्या होता है, हानि हो रहा हो, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, हमारे इंडस्ट्री वगैरह में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा हो, दैट हार्म द एनवायरमेंट, ठीक है, जिससे क्या हमारा एनवायरमेंट क्या हो रहा है, हानि पहुंच रहा है, उस पर दूषित हो रहा है, उसको क्या कर सकता है, ये स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। इट कैन ऑर्डर कंपनसेशन फॉर पीपुल हार्म बाय द पॉल्यूशन, इट कैन ऑर्डर, ये ऑर्डर दे सकता है, कंपनसेशन मतलब होता है मुआवजा, मुआवजा, ठीक, कंपनसेशन मतलब मुआवजा, ये दे कैन ऑर्डर, ये ऑर्डर दे सकता है, कंपनसेशन मतलब मुआवजा फॉर पीपुल हार्म बाय पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण के कारण जो लोग हानिकारक हुए हैं, जो हार्म हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को ये मुआवजा देने का ऑर्डर कर सकता है एनजीटी, इतना पावर है, ठीक है। इट कैन हियर केसेस रिलेटेड टू लॉ, लाइक इट कैन हियर केसेस, कुछ और केसेस है इससे रिलेटेड में, ठीक है, देखते क्या क्या है जो कि ये सुनवाई कर सकता है। द वाटर एक्ट हो गया 1974, एयर एक्ट हो गया 1981, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1986, फॉरेस्ट कन्वर्जेशन एक्ट हो गया 1980, या बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया 2002, ठीक है। अब बाय द वे एग्जाम में आपको ये सन नहीं याद हो रहा है कि 1986 1980, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सही है, ठीक है। तो ये था आपका एनजीटी, कुछ खास नहीं था, बस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, ठीक है, ये होता क्या है आपको बताना है, कब आया था, 2010 में आया था, ठीक है। इसका मेन मोटिव था इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना अच्छे तरीके से, ओके, बाकी और सारी चीजें तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपका जो अभी आया था देखिए थे, जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट था, उससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसको और सशक्तिकरण दिया गया, मुआवजा वगैरह जो दिया जाता है, जो लोग डूब जाते हैं पानी में या फिर पर्यावरण के कारण कोई नुकसान पहुंचता है, तो वहां पे मुआवजा वगैरह यही देती है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके थे, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या था, गिव डिटेल अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ये भी इजी था, हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल दोनों हो जाएगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपके हो गए, इतने क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, पास तो आप हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, यही था आज के उसमें क्वेश्चन में बस। अच्छा, अभी और है थोड़ा सा, हेडक्वार्टर्स एंड बेंचेस, ये भी लिख दीजिएगा, पर्पस के बाद, पावर के बाद एनजीटी का क्या पावर है, ठीक है। पावर ऑफ एनजीटी आपको पता चल गया कि ये क्या कर सकता है, पेनाल्टी लगा सकता है पॉल्यूटर्स पे, मुआवजा तक दे सकता है, कंस्ट्रक्शन को रुका सकता है, सारी चीजें, ठीक है। और कुछ अधिनियम है उनकी बातें सुन सकता है, उनके लिए भी कर सकता है ये, जैसे वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, एम्पावर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। अब हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो हेड ऑफिस इसका दिल्ली में है, हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। अदर जो बेंचेस होते हैं, बेंचेस मतलब होता है अदालत, ठीक है, बेंचेस मतलब होता है अदालत, तो अदर जो अदालत है भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है, ठीक है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में अदर अदालत है। हु वर्क इन एनजीटी, एनजीटी में कौन कार्य करते हैं, कौन काम करते हैं, जजेज एंड एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट होते हैं और जजेज होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। सोचिए भैया, जो जज होते हैं उतने वो काम करते हैं जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट होते हैं, फिर भी हमारा एनवायरमेंट कितना बढ़िया है, ठीक है। चेयरपर्सन इज यूजली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चेयरपर्सन इज यूजली, जो चेयरपर्सन होते हैं मुख्य रूप से जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम करते हैं एनजीटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जब रिटायर होते हैं तब जाके यहाँ पे काम होता है,
सोचिए कितना अच्छा नौकरी है कि रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरी मिल जाती है। ऐसी भी नौकरी होती है, क्या पता था आपको कि रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी है? बिल्कुल है, एनजीटी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अच्छे तरीके से इसको देखिए, अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है, आराम से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो यही था छोटा सा लेक्चर, जल्दी आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा। ठीक है, अब ज्यादा पार्ट नहीं बचा हुआ है। पॉल्यूशन का है, आप एयर पॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। तीन जैसे पढ़ेंगे, डिजास्टर वाला एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका एक ही लेक्चर में दोनों पूरा पॉल्यूशन कवर कर देंगे कल। ठीक है, और एक ही लेक्चर में आपका पूरा डिजास्टर कवर कर देंगे, ऐसा सोच रहे हैं। अगर एक में नहीं हो पाए तो बहुत हो गया, तो एक लेक्चर और हो जाएगा। इतना आप पढ़ लेंगे तो आप समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, बस 20 ही नंबर लेके आना है, तो बहुत टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड कुछ भी हो तो हमारा इंस्टा आईडी है aditya3.official, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चीजें डाउट रिलेटेड हो मैसेज कर सकते हैं, फ्री टाइम में रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।